हाय फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू आवर क्लासेस। एंड दोस्तों, अगर मैं ये कहूँ कि आज की वीडियो आपके लिए किसी खजाने या ट्रेजर से कम नहीं होगी तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। एज यू ऑल नो, ये डेथ ऑफ द ऑथर रोलैंड बार्थ्स। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, एज यू ऑल नो दैट हमारा चैनल उसी चीज़ पे चलता है जो वर्क्स आप दोस्त मुझे बताते हो, मैं वही वर्क्स बनाता हूँ। एंड बाय द वे, आज का वीडियो एक जिनका चैनल का नाम पीसफुल सोल है, जिनकी आईडी का नाम, एंड फुर्ती फिज़ा, मिस फुर्ती फिज़ा एंड पीसफुल सोल ने मुझे ये कहा था रोलैंड बार्थ्स का डेथ ऑफ द ऑथर बनाने के लिए। एक्चुअली मैं वर्क्स इस बेस पे उठाता हूँ दोस्तों, जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट्स, इंग्लिश लिटरेरी स्टूडेंट्स के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस स्टार्ट। डेथ ऑफ द ऑथर रिटन बाय रोलैंड बार्थ्स। एक्चुअली दोस्तों, ये एक ऐसे है। इट वॉज रिटन इन 1967। फ्रेंच लिटरेरी क्रिटिक भी हैं ये रोलैंड बार्थ्स एंड थ्योरिस्ट। अपने टाइम पे एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी थे। क्यों? एक्चुअली इस डेथ ऑफ द ऑथर जो पर्टिकुलरली सस्पेंस बनाता है कि एक्चुअली ये ऐसे है क्या, डेथ ऑफ द ऑथर क्या सच में एक मर्डर मिस्ट्री है? नहीं दोस्तों, ऐसा अपन जानेंगे इसको। ये एक्चुअली ऐसे है जो कि पुराने ट्रेडिशनल बिलीव्स को ब्रेक करता है। क्यों? क्योंकि ये सजेस्ट ये करता है कि रीडर्स को कि ऑथर को इग्नोर करो अगर उनका वर्क पढ़ते हो तो। हाँ, ये थोड़ी न्यू चीज़ हो गई, क्योंकि ऑथर का नाम तो जस्ट सामने होता है, उसकी बायोग्राफी भी हमने देखी है कि बहुत एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाती है, उसके लाइक्स डिसलाइक्स। बट ही इज सजेस्टिंग हियर इज to ignore the life of the author whenever you are studying any literary work and his views about the text. And by the way, इस ऐसे के बारे में आपको बताऊंगा ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये आपको इस वीडियो के आगे चलते हुए पता चलेगा जब ये जो पर्टिकुलर ऐसे है इतनी चीज़ों पे कनेक्ट हो जाएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। इसका जो टाइटल है दोस्तों, द डेथ ऑफ द ऑथर, ये एक पन है। पन मीन्स एक मजाक उड़ाता है ना, या फिर एक मज़े के लिए, जस्ट फॉर फन। ओके, ले मोटे डी ऑथर अर्थर, जो कि वर्क था थॉमस मिडल्टन का, मिडिल इंग्लिश में। तो ये उनका वर्क उसका टाइटल के हिसाब से बनाया गया कि डेथ ऑफ द अर्थर, तो इन्होंने बनाया डेथ ऑफ द ऑथर। एंड द essay was published in French magazine Mentia, and first English publication was in American magazine Espen. एक्चुअली दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं इसके साथ ही, क्योंकि हम ऑथर को इतना वेटेज देते हैं तो उसके हिसाब से क्या, कितनी बार आपने अपने एमए या फिर किसी भी पढ़ाई के करते हुए आपने इतना तो देखा होगा दोस्तों कि उस ऑथर की कभी कभी आप देखते हो उसके बहुत सारे रिलेशनशिप्स थे, 4-5 से ज़्यादा मैरिजेस थी, और या तो उसने बहुत मतलब एक बहुत ही ऐसी लाइफ जी जो सोसाइटी के लिए सही नहीं थी, हमें उसको भी पढ़ना पड़ता है। तो मन में थोड़ा गलत लगता है यार अपन को, हाँ, ऑन अ पर्सनल नोट, कि हम ऐसे बंदे को क्यों पढ़ रहे हैं। तो एक्चुअली वो ही बात को ये आंसर करता है कि तुम ये चीज़ भूल जाओ कि ये वर्क किसने लिखा है, एंड वर्क को सिर्फ उसकी एंटायरिटी में उसको सेल्फ सफिशिएंट मान के पढ़ो और ऑथर्स के अलग। अब देखो, उस टाइम पे ट्रेडिशनल बिलीव्स क्या थे? उस टाइम पे ये बिलीव था दोस्तों कि टू अंडरस्टैंड द वर्क ऑफ अ लिटरेचर वी मस्ट इंक्लूड द बायोग्राफी ऑफ अ राइटर। बट W.H. ऑर्डन ने कहा कि प्राइवेट लाइफ जो ऑथर की है ये किसी के लिए कंसर्न नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट हिज फैमिली, फ्रेंड्स एंड हिमसेल्फ। ओके, क्योंकि उन्होंने ये इसलिए भी कहा बिकॉज सी, वेन एवर बायोग्राफीज आर रिटन, तो उसमें क्या होता है ना दोस्तों, लोग कितनी बार झूठ बोल जाते हैं या फिर कुछ ज़्यादा ही अच्छा दिखा देते हैं जो एक्चुअलिटी में ऐसा होता नहीं है। तो उन टाइम्स पे ट्रेडिशनल बिलीव्स में कुछ ऐसी टेक्निकल टर्म्स भी थी जिसका आपको मतलब बताता हूँ। बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म, इसका मतलब ये होता है कि बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन को यूज़ करना एक राइटर की, ताकि उसका वर्क और अच्छे से हम समझ पाएँ। ठीक है, तो ताकि हम और अच्छे से उसका वर्क समझ पाए, दिस इज कॉल्ड बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म। ओके, एंड बायोग्राफिकल फिक्शन क्या होता है? किसी भी एक राइटर जो कि हिस्टोरिकल टाइम्स पे अवेलेबल था, उसको एक कैरेक्टर बना के एक फिक्शन लिखना। ओके, तो इसे बायोग्राफिकल फिक्शन कहते हैं। अब सीधा स्ट्रेट टू द टॉपिक, बार्थ्स के व्यूज क्या थे रोलैंड बार्थ्स के इस डेथ ऑफ द ऑथर में? वो ये कहता है कि हमें, ही सेज दैट गिविंग एम्फेसिस ऑन द ऑथर, तो इससे क्या आपको लगता है कि वर्क बहुत टाइडी और कन्वीनियंट रहता है, बट एक्चुअलिटी में
ये फ्लॉड थिंग है, फ्लॉज से भरी है, मतलब बहुत गलत अप्रोच पकड़ लेती है। क्यों? ये उसको प्रूव करेगा। और अनसिस्टमेटिक भी है, ये कहता है कि अगर आपने एक ऑथर उसको असाइन कर दिया टेक्स्ट को, तो एज इफ हमारा दिमाग इसी टेंडेंसी से सोचने लगता है कि जैसे अगर मान लो विलियम शेक्सपियर का वर्क है, तो हम जानते हैं यार खतरनाक राइटर है, बहुत तगड़ा राइटर है, तो उसने अच्छा ही लिखा होगा, तो हम उसके वर्क को भी बहुत ऊपर रैंक करने लग जाते हैं। और यही हम सबसे बड़ी गलती कर देते हैं दोस्तों। To give a text an author and assign a single interpretation to it is to impose a limit on that text. क्यों? क्योंकि एक्चुअली कैसा होता है कि कितनी बार हम जानते हैं एक पर्टिकुलर राइटर पे क्या कंडीशंस थी, क्या सिचुएशंस थी और वो किस तरह से लिखता है, तो हम सारे उसके वर्क्स को एक तरह से एक ही जॉनर में डाल के उस वर्क का गला घोट देते हैं। क्या मतलब इसका? द एसेंशियल मीनिंग ऑफ अ वर्क डिपेंड्स ऑन द इम्प्रेशंस ऑफ रीडर। ये कहता है कि एक्चुअली डेथ ऑफ द ऑथर इसलिए है, ये बात बताता है कि जब तक डेथ ऑफ द ऑथर नहीं होगी, बर्थ ऑफ द रीडर नहीं होगा दोस्तों। ओके, तो ये कहता है कि टेक्स्ट पूरा का पूरा रीडर पे डिपेंड करता है। जब हम पढ़ते हैं, जिस कंडीशन में हम पढ़ते हैं या फिर जिस मूड में हम पढ़ते हैं, तो वर्ड्स की खुद की ही एक ग्रेस है कि वो अपनी एक अलग विजुअली इमेजरी तब क्रिएट करते हैं और हमें इंटरप्रिटेशन बार बार अलग होता है। तो इसके लिए ऑथर का जाना बहुत ज़रूरी है। डेथ ऑफ द ऑथर इज वेरी नेसेसरी फॉर द बर्थ ऑफ अ रीडर। ओके, एंड रोलैंड बार्थ्स ऑथर तो वर्ड भी यूज नहीं करते। ओके, ही यूजेस अ टर्म स्क्रिप्टर। क्यों? क्योंकि ऑथर और अथॉरिटी में क्या बहुत पुराने टाइम से एक पावर बैलेंस देखा गया है कि मतलब एक कंटिन्यूटी ऑफ पावर, जो ऑथर है उसी को अथॉरिटी मिलती है उस वर्क की। तो ये कहता है कि वो एक गॉडली फिगर नहीं है ऑथर। ओके, जस्ट एक स्क्रिप्टर है जिसने कुछ 2-4 सोर्सेज से ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग वर्क को आपके लिए कंपाइल करके दिखाया है। ठीक है, तो आप आसान भाषा में यूं समझ लो कि ऑथर कोई डिवाइन एंटिटी नहीं है। ठीक है, आपकी और मेरी तरह एक इंसान है और जिसने जस्ट एक कोलाज मेकर है। ओके, जिसने बहुत सारे अलग अलग वर्क्स या फिर सिचुएशंस को एक जगह कंपाइल करके एक अच्छे मैनर में आपके लिए तैयार करके दिया है। अब देखो क्यों ये स्पेशल था। एक्चुअली दोस्तों, ये वाली चीज़ जो कि रोलैंड बार्थ्स की डेथ ऑफ द ऑथर है, इसके रूट्स यहाँ से हैं। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929 में एक्चुअली आई ए रिचर्ड्स, जो कि एक लिटरेरी क्रिटिक हैं, उनका एक अच्छा वर्क था। ओके, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म मोस्ट फेमस वर्क, जिस पे न्यू क्रिटिसिज्म भी बेस है, सब बताऊंगा आपको। एक्चुअली सारे तार यहाँ पे जुड़े हैं दोस्तों। जो डेथ ऑफ द ऑथर में रोलैंड बार्थ्स कहते हैं, ऐसा ही कुछ इनका भी कहना है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का। एक्चुअली आई ए रिचर्ड्स ने अपने कैम्ब्रिज कॉलेज में एक्चुअली क्या किया कि यहाँ पे इन्होंने स्टूडेंट्स को पोएम्स डिस्ट्रीब्यूट की थी। ओके, एक एक्सपेरिमेंट किया एंड उसके ऑथर हटा दिए। तो यहाँ पे शॉकिंग रेवलेशन ये आए कि जो अच्छे अच्छे तगड़े रीडर्स भी थे, जो स्टूडेंट्स भी थे, वो भी कंप्लीटली पोएट्री सही से नहीं समझ पाए, उसका फीलिंग, टोन या इंटेंशन। और कितनी बार ऐसा हुआ कि वो कुछ अलग ही कहानी बता रहे रीडर्स, क्योंकि उनको ऑथर तो हमने बताया नहीं, क्योंकि ऑथर छुपा दिया था कि कौन सा है। ओके, सो वो ये जाने ही नहीं, जस्ट एक पोएट्री देखी। तो कितनी बार ये भी पता चला कि बहुत अच्छे अच्छे ऑथर्स ने भी बहुत बकवास पोएट्रीज लिखी हैं, और कितने बहुत जो फेमस नहीं थे ऑथर्स, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। तो एम्फेसिस इसका ऑब्जेक्टिव ये था टू एनकरेज स्टूडेंट्स टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द वर्ड्स ऑन द पेज। ओके, जो भी कुछ लिखा है सिर्फ उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, रादर देन ऑन द प्री कंसीव्ड नोशन की एक ऑथर के हिसाब से एक अपना बेंट ऑफ माइंड बना के मत पढ़ो, प्री कंसीव नोशन मत बना के पढ़ो। ओके, तो ये प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929 में आई ए रिचर्ड्स ने पहले ही बोल दिया था ऐसी कुछ चीज़। इसके बाद क्या हुआ, न्यू क्रिटिसिज्म, जो कि 1940 से 70s में अमेरिका में दोस्तों एक लिटरेरी स्कूल ऑफ थॉट था। स्कूल ऑफ थॉट का मतलब क्या होता है, ये कोई स्कूल नहीं है बाय द वे, ये सिंपल भाषा में बताऊं तो ये दोस्तों एक जस्ट वे ऑफ थिंकिंग है। ठीक है ना। तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म में न्यू क्रिटिसिज्म ये भी एक्चुअली यही एम्फेसिस करता है कि क्लोज रीडिंग करो। क्लोज रीडिंग का मतलब टेक्स्ट को खुद में ही सेल्फ सफिशिएंट मानो और बाहर से कोई भी चीज़ मत पढ़ो। मतलब जब एक टेक्स्ट तुम पढ़ रहे हो, ओके, डू नॉट कंसिडर एनी आउटसाइड इन्फ्लुएंस, ओके, एंड देन रीड द टेक्स्ट। सो इट वॉज अ फॉर्मलिस्टिक मूवमेंट। फॉर्मलिस्टिक का मतलब ही ये होता है कि आउटसाइड इन्फ्लुएंस को हटा दो, कल्चर भूल जाओ, नॉर्म्स भूल जाओ और फिर पढ़ो वर्क। ठीक है, तो तब आपको एक रियल पिक्चर पता चलेगी कि वह कहना क्या चाहता है एक्चुअली। ओके, पर हाँ ठीक है, चलो ठीक है, वो आगे बताऊंगा। एक्चुअली क्या हुआ
कि यहाँ पे न्यू क्रिटिसिज्म के जो महारथी थे उस टाइम पे, क्लिनेथ ब्रुक्स, W.K. विमसेट और T.S. इलियट, इन्होंने भी ये कहा कि ऑथोरियल इंटेंट इज इररेलेवेंट, मतलब ऑथर का क्या इंटेंशंस हैं एक वर्क को लेके, वो दोस्तों इररेलेवेंट हैं एक वर्क समझने के लिए, ठीक है ना। अब होता क्या है, न्यू क्रिटिक्स जो थे ये W.K. विमसेट एंड मॉनरो बियर्ड्सले, इन दोनों ने एक्चुअली क्या साथ मिलके 2 एसेज लिखे, द इंटेंशनल फेलेसी। इसमें देखो क्या कहा गया। पहली बात तो फेलेसी जिनको ना पता हो उनको बता दो, फेलेसी का मतलब होता है मिस्टेकन बिलीफ, ठीक है। तो इस टाइटल का मतलब क्या हुआ, इंटेंशनल जो ऑथर का इंटेंट है, इंटेंशनल ऑथर का जो इंटेंट है वो एक मिस्टेकन बिलीफ है। क्यों, तो उन्होंने यूं बोला कि जो भी वर्ड्स लिखे हैं पेज पे सिर्फ दोस्तों वही मैटर करते हैं और कुछ भी नहीं, ओके। तो इन्होंने रिजेक्ट किया ऑथर के क्या इंटेंशंस है वर्क को लेके, वो रिजेक्ट। एंड अनदर ऐसे जो इन्होंने लिखा, द अफेक्टिव फेलेसी। अफेक्टिव मतलब उस कोई भी हम वर्क पढ़ते हैं, आपने देखा होगा यार किसी को एक्शन पसंद है तो सिंघम मूवी देख के हमें ऐसा अचानक से लगने लगता है कि यार ये तो क्या बेस्ट मूवी थी, मैंने जो भी मूवी देखी उससे सबसे बेस्ट सिंघम मूवी। बट कुछ दिन बाद आपको लगता है नहीं यार इतनी भी खास नहीं थी, ओके ओके थी, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हमको कुछ ज़्यादा ही जब हम वर्क देखते हैं पढ़ते हैं तो एक अलग ही इमोशनल चार्ज होता है हम में, ठीक है। तो वो उसका अफेक्ट होता है हम पे। तो वो ही यहाँ पे ये कहते हैं कि जो तुम्हें वर्क पढ़ के जो अफेक्ट उस टाइम पे तुम्हारे इमोशंस या फिर पर्सनल रिएक्शन होता है उसको ये डिसरिगार्ड करते हैं, उस बोलते हैं उसको साइड में रख के एक वर्क को रिव्यू करो, क्योंकि तुम्हारे लाइक्स डिसलाइक्स से एक वर्क को क्या सही वैलिड ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। कितनी बार हमसे रिलेटेड कोई चीज़ हो गई, जैसे मान लो आप या आपके कोई दोस्त, ओके, एक पर्टिकुलर ब्रिज पे जाके कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं एंड उनके चिल आउट करने का तरीका वो है, ठीक है। तो आप किसी मूवी में अगर ऐसे ही कोई दोस्त देखते हो तो आपके लिए वो बहुत मूवी डियरेस्ट हो जाती है, ठीक है। और यहीं आप उस मूवी को कुछ ज़्यादा ही ओवररेट कर देते हो, तो जितनी वो हकदार नहीं होती है। तो वही कह रहा है कि मतलब अपना अफेक्शन हटाओ उससे और फिर जाके एक वर्क रिव्यू करो। तो ये द अफेक्टिव फेलेसी है, मतलब फेलेसी मीन्स मिस्टेकन बिलीफ। तो अपने अफेक्शंस जो भी हैं उनको भी साइड रख के। अब क्या हुआ, यू गेस्ट, आपने बिल्कुल सही गेस किया दोस्तों, डेथ ऑफ द ऑथर। अगर जिन लोगों ने मेरा पहले डीकंस्ट्रक्शन का वीडियो देखा हो तो उन्हें पता होगा कि ये जैक्स डेरिडा का है डीकंस्ट्रक्शन। उन्होंने ये कहा था कि लैंग्वेज और वर्ड्स दोनों इनएडिक्वेट हैं, ठीक है, स्पीच और राइटिंग दोनों सच तक पहुंचने के लिए। तो ऑलमोस्ट इसी टाइप का कुछ कहना रोलैंड बार्थ्स का भी था, क्योंकि लाइक डीकंस्ट्रक्शनिस्ट बार्थ्स भी ट्रू मीनिंग पे जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि वो जानता है ट्रू मीनिंग जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ऑथर ने एक्चुअली जो सोच के लिखा था ना, पहली बात तो वो किसी भी एंगल में उसने ऐसे वर्ड्स ही नहीं बने कि हम जो सोच रहे हैं एग्जैक्टली वही हम जस्टिस करके वर्ड्स में उतार पाएँ, और जो रीडर्स पढ़ रहे हैं वो भी उसी तरह से समझ पाए जैसे राइटर ने उस टाइम पे समझा था। आज हमारे हार्ट की हार्डनेस अलग है दोस्तों, मतलब हम इतने सेंसिटिव नहीं है जैसे लोग उस टाइम पे थे, या तो उस टाइम पे जो लोगों ने लिखा वो हम एग्जैक्टली आज नहीं फील कर सकते, तो ट्रू मीनिंग तो है ही नहीं, ठीक है। तो जैक्स डेरिडा ने भी एक आयरनिक होमेज श्रद्धांजलि दी थी रोलैंड बार्थ्स को, एज जैक्स डेरिडा ने एक ऐसे लिखा था, द डेथ ऑफ रोलैंड बार्थ्स, ओके। एंड ये एक आयरिश लिटरेरी थ्योरिस्ट थे सीन बर्क, उन्होंने तो एक्चुअली एंटायर बुक लिख दी अपोजिंग द डेथ ऑफ द ऑथर, क्योंकि इन्होंने बोला द डेथ एंड द रिटर्न ऑफ द ऑथर। तो हम ये समझ सकते हैं कि इनके बिलीव्स ऐसे होंगे कि ऑथर को दूर मत रखो, ऑथर की बहुत इंपॉर्टेंस है वर्क में, ठीक है। तो अब इंपॉर्टेंट ये इसीलिए बनता है दोस्तों, आप देख रहे हैं कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड चीज़ें आ रही हैं बीच में। मिशेल फूको, ये एक फ्रेंच लिटरेरी क्रिटिक थे, इन्होंने 1969 में एक वर्क लिखा डेथ ऑफ द ऑथर पढ़ने के बाद, व्हाट इज एन ऑथर। तो इनमें इन्होंने एक ऑथर फंक्शन दिया जिसमें इन्होंने समझाया कि एक्चुअली ऑथर की राइज, ऑथर को बड़ा बनाने में एक लीगल सिस्टम का भी बहुत बड़ा रोल है। कैसे, मतलब सोसाइटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मान लो पुराने टाइम पे क्या ऑथर को ना पनिश भी किया जाता था अगर उसने कुछ उल्टे सीधे कमेंट्स कर दिए, या फिर ब्लास्फेमी समझते हो दोस्तों, ब्लास्फेमी मतलब धर्म के नाम पे कुछ भी बुरा भला कहना। आपने सलमान रश्दी को आप जानते होंगे, ओके, बहुत फेमस ऑथर हैं, ब्रिटिश ऑथर हैं।
तो एक्चुअली उन्होंने क्या, सैटेनिक वर्सेस एक नॉवल लिखी जिसमें मुस्लिम कल्चर को थोड़ा मतलब उन्होंने क्या, उनके हिसाब से वो सही था, बट उन्होंने मुस्लिम्स कुछ ईरान के उस टाइम पे मुस्लिम्स थोड़े भड़क गए। ओके, तो ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे उन्होंने उनके अगेंस्ट एक फतवा जारी कर दिया। फतवा मीन्स उन्होंने एक प्राइज रखा, जो भी इस राइटर सलमान रश्दी को मारेगा मैं उसे प्राइज दूंगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने सैटेनिक वर्सेस से हमारे मुस्लिम धर्म पे बहुत हमला किया एक तरह से ये नॉवल लिख के। ओके, बहुत बुरे लाइट में दिखाया मुस्लिम्स को। सो सिमिलरली ऐसा हुआ क्या कि इसी चीज़ को ब्लास्फेमी कहते हैं, कि किसी के धर्म के नाम पे बोलना। तो ऐसे टाइम पे क्या ऑथर को बहुत पनिश किया जाता था पहले के टाइम पे। ओके, सो इसके लिए ये कहते हैं कि ऑथर फंक्शन ये है कि ऑथर का वह नाम लिखना जरूरी है, क्योंकि कितनी बार, या फिर जरूरी है ये नहीं, सॉरी आई एम सॉरी, वो ये कहते हैं कि ऑथर की राइज या फिर फॉल कराने में सोसाइटी भी एक रोल प्ले करती है। ठीक है, तो मतलब अगर उसने गलत लिखा तो उसे पनिश भी करेंगे, और पनिश किसको करेंगे इसके लिए नाम ज़रूरी है। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों? तो अब क्या होता है लास्टली, तो इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, जो साइंस टेक्स्ट बुक लिखते हैं उसके ऑथर फिर भी हमारे लिए अननोन रहते हैं, पर जो वेल नोन नॉवल लिखते हैं वो अननोन नहीं होते। ओके, तो मतलब सोसाइटी की भी प्रेफरेंसेस के हिसाब से राइज ऑफ द ऑथर होता है इन दी एंड। दोस्तों, ये रोलैंड बार्थ्स ने इसमें ये बताया, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में अब तक बता चुका हूँ, कि ऑथर कोई डिवाइन क्रिएटर या गॉड नहीं है। ओके, एक जस्ट एक कोलाज मेकर की तरह से आप उसको समझो, जो कि प्री एग्जिस्टिंग थॉट्स को एक यूनिक और अच्छे वे में आपको बताता है। एंड ही कंक्लूड्स दैट सिंस मीनिंग कांट कम फ्रॉम द ऑथर, इट मस्ट एक्टिवली क्रिएटेड बाय रीडर। ओके, तो डेप्थ ऑफ द ऑथर यही है कि मतलब ऑथर को साइड रखो दोस्तों, उसको इग्नोर करो, उसके व्यूज़ को इग्नोर करो और फिर वर्क पे जाओ। क्योंकि मीनिंग आप रियल फिर भी समझना चाहते हो तो वो रीडर ही बना सकता है, उसको ऑथर नहीं बना सकता है। सो द मीनिंग कांट कम फ्रॉम ऑथर, इट मस्ट एक्टिवली बी क्रिएटेड बाय रीडर। कैसे? थ्रू अ प्रोसेस ऑफ टेक्सचुअल एनालिसिस। आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा वो वर्क। ओके, ही क्लेम्स दैट द बर्थ ऑफ द रीडर मस्ट बी एट द कॉस्ट ऑफ द डेथ ऑफ द ऑथर। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो ख़त्म होता है। आप तो जानते ही हैं कि मैं वीडियोस आपके कहने पे बनाता हूँ, एंड ये एक्चुअली मैं वीडियोस कुछ भी प्रॉफिट के लिए नहीं रखता हूँ दोस्तों। जब मैं पढ़ता था नेट इनो के लिए या फिर एमए के लिए, तब मैं बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस करता था इस टाइप के एक चैनल की, जो मैं आपको एक प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई रीडर्स, अलाउ मी टू टेक लीव ऑफ यू। आई एम ऑलवेज हेयर रेडी टू सर्व यू। यू आर नॉट बोर्ड, आई होप। थैंक यू सो मच। एंड आपको कैसा ये वीडियो लगा आप श्योरली मुझे कमेंट में बताएं, या फिर आपको जो टॉपिक्स चाहिए वो मैंने एक डायरी में तो लिख रखे हैं, बट आपको और नए टॉपिक्स चाहिए तो वो मुझे आप ज़रूर बताएं। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।